हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 24 फेब से लेकर के 8 मार्च के बीच का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 आर्टिकल्स लिए हुए हैं, जिसमें हर एक आर्टिकल को फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव डाला गया है। स्पेसिफिकली अगर फोकस देखा जाए तो हम प्रीलिम्स पे फोकस रखेंगे, किस तरीके से प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं। जब भी कोई आर्टिकल मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ पे मेंशन करूँगा कि ये आर्टिकल किस तरीके से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली वही सेम तरीका रहेगा, आपको 1 2 3 नंबरिंग करनी है। नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि आप बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाएंगे। सिंपल, जैसे फर्स्ट आर्टिकल है तो फर्स्ट आर्टिकल में जो 2 से 3 नाउन रहेंगे केवल उनको लिख लेना है। उसके बाद 2 से 3 नाउन जो यहाँ रहेंगे आप उसको लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में जब करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 न्यूज़ डायरेक्टली मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है मैं आपको साथ ही साथ यहाँ बताऊँगा। अगर किसी भी आर्टिकल से कोई पीवाईक्यू पूछा गया है तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा यहाँ से ये एक्स पीवाईक्यू पूछा गया है, तो आपको सिंपली नेट पे डाल के वो एक्स शब्द लिखेंगे तो आपको वो पीवाईक्यू दिख जाएगा। इससे ये होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी किस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछता है। जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ या आर्टिकल आज डाले गए हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस स्लाइड में केवल 7 से 8 आर्टिकल डाले गए हैं, बट यहाँ पे एक साथ 40 डालना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ये एक ग्लिम्स है। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर बात हो रही है। यहाँ बात करेंगे मेनिनगोकोकल डिसीज सर्विलांस क्या है, क्यों है, कैसे है, उस सब आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल कोकोनट कल्टीवेशन, फिर आप देख रहे हैं गैस लीक ओलियम का जो हुआ है पालघर में, तो मैं बताऊंगा ये क्या है, क्यों है, यूपीएससी में कैसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर सवाल, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। इस पूरे आर्टिकल की समरी एज यूजुअल आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब अगर पहले आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, पहली चीज़ समझते हैं न्यूज़ में क्या है। तो जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है, उन्होंने इस चीज़ को अब डिसाइड किया है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स होते हैं उनके मैंडेट को एक्सपैंड करेंगे, या ऐसे समझ लो कि उनकी पावर को या फिर उनका एक्सपेंशन इस तरीके से होगा जिससे वो लोग एक अच्छे तरीके से जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं फॉरेस्ट राइट के रिगार्ड में उसको और अच्छे से स्टेट लेवल पे फॉलो किया जा सके, अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो स्पेसिफिकली, ताकि जो ट्राइबल वेलफेयर है उसको इंश्योर किया जा सके। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वन स्टॉप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि अब आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक सेल बना रखी है। सेल आपने सुनते हो कि भैया ये आपके जैसे ये हर एक डिपार्टमेंट में सेल रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर काम रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के सेल है इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि फॉरेस्ट राइट के जो पॉइंट्स होते हैं ट्राइबल वेलफेयर में उनको इंश्योर करना। अगर कोई ट्राइबल है या कोई ट्राइब एरिया है तो वहाँ पे क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं, सही से नहीं मिल रहे हैं, ये सब एक तरीके से सेल क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पे जब कहा जा रहा है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने क्या करने की कोशिश की है, ये एक अलग इसी सेल के अंदर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की सेल है इसी के अंदर एक और इन्होंने वन स्टॉप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बना दी है। अब ये करेगी क्या, कैसे करेगी, वो आपको समझाता हूँ। उसको बताने से पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है क्या। ये आप सबको पता है, इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। आपको सिंपल क्या करना है, FRA 2006 PYQ, सिर्फ इतना नेट के ऊपर लिखना है, आपको दिख जाएगा यहाँ से क्या सवाल पूछा गया है। आपको सवाल दिखेगा, एक बैम्बू कल्टीवेशन के ऊपर पूछा गया है कि बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्ड में कौन सी मिनिस्ट्री इसको ओवरसी करती है। तो यहाँ पे यूपीएससी अक्सर ट्रैप डालता है, फॉरेस्ट सुन के आपके दिमाग में आएगा ये तो एनवायरमेंट वाले ही करेंगे, बट ये नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जब कभी आए तो दिमाग में डालिएगा कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इसको ओवरसी करती है। तो ये जो एक्ट है ये हेल्प करता है फॉरेस्ट राइट के जो क्लेम्स होते हैं किसी इंडिविजुअल्स के या कम्युनिटीज़ के, उनको प्रोसेस करने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ ये रिकॉर्ड कीपिंग करता है, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं फॉरेस्ट टाइटल्स के उनको डिजिटाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो आया, यहीं पे क्या होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे एक स्कीम क्या है डाचगुआ स्कीम। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है डाचगुआ प्रोग्राम। तो बेसिकली ये जो फॉरेस्ट राइट
एक्ट है, यहाँ पे इसी का इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। अब बात की जाए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट क्या है। बेसिकली ये सेंट्रलाइज यूनिट होती हैं, एस्टेब्लिश की गई हैं ताकि जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट किया जा सके, और जितने भी सेपरेट सेल्स बनाए गए हैं, हर एक पॉलिसीज़ के लिए एक सेपरेट सेल बना के रखा हुआ है कि ये एक पॉलिसी एक्स है तो इसके लिए ये एक डिपार्टमेंट सेल रहेगा जिसका काम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना रहेगा। लेकिन अब जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है क्या है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो भी पॉलिसीज बनी हुई हैं उनके लिए एक प्रॉपर सेल रहेगा और वो उसकी मॉनिटरिंग करता रहेगा। और ये जो मॉनिटरिंग होगी, ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल लेवल पे है, ईच स्टेट लेवल पे पीएमयू होगा जिसमें 4 कोर ऑफिशियल्स रहेंगे। एफआरए का सपोर्ट रहेगा, लाइवलीहुड एक्सपर्ट रहेंगे, फिर यहाँ पे बाकी लोग भी रहेंगे जिनका मेन काम रहेगा इंश्योर करना कि जो कुछ भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखी हैं उनका प्रॉपर फॉर्म में एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है जिसमें 2 एक्सपर्ट्स भी इंक्लूड होंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट सबसे पहले तो ये हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन आ गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई अभी तक तो जो सब डिविजनल यूनिट्स थी उनकी वो काम कर रही थी, तो ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट कुछ अलग क्या करेगी, कैसे करेगी, बट उसका कॉज एंड इफेक्ट हो जाएगा। आपको क्या समझना है, न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट ने जो वन स्टॉप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सेल के रिगार्ड में बातें की, वो सब कुछ आपको मैंने समझा दी। अब बात करें दाजगुआ क्या है। ये धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। इसका पर्पस क्या है, जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना, और उसके अंदर क्या है, हाउसिंग, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टू 5 करोड़ ट्राइबल पीपल, और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 63,000 से ज़्यादा विलेजेस कवर किए गए हैं। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ध्यान दोगे तो जितनी मिनिस्ट्रीज दिखेंगे 25 इंटरवेंशंस दिखेंगे 17 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। इसकी बजटिंग भी अपने हिसाब में बहुत बड़ी रखी गई है टू मेक श्योर जो ट्राइबल्स हैं वहाँ तक गवर्नमेंट के प्रोग्राम अच्छे तरीके से पहुँच सके। सो इस आर्टिकल में मेन चीज़ आपको नंबर 1 जब डालोगे तो आपको लिखना क्या है, सिर्फ पीएमयू लिखना, फिर दाजगुआ लिख लो, बस इतना पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि यूपीएससी में अगर सवाल पूछेंगे तो आपसे बोलेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है ये क्या सेंटर स्टेट पे काम कर रही है, नहीं कर रही है। क्योंकि अक्सर देखा गया है जो फेडरलिज्म के ऊपर सवाल होते हैं यूपीएससी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल को पिक करती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करूंगा टू मेक श्योर कि 35 to 40 आर्टिकल बहुत ज़्यादा समय बिना लगाए हुए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रीलिम्स में अगर सवाल आए तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए पूरी न्यूज़ भी कंप्लीट हो जाए और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का वो भी कवर हो जाए। तो जो मेघालय गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीज सर्विलांस करना स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि 2 अग्निवीर ट्रेनी की डेथ हुई है और उसमें सस्पेक्शन ये आ रहा है कि शायद इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा शिलोंग में। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये क्या है, ये मेनिनगोकोकल डिसीज से हुआ होगा। अब ये है क्या मेनिनगोकोकल डिसीज, ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत फैटल हो सकता है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया प्रॉम्प्टली। रीसेंट आउटब्रेक जो हुआ था जिसमें ये चीज़ रखी गई है कि आसाम रेजिमेंटल सेंटर ट्रेनिंग फैसिलिटी में ये आउटब्रेक डिटेक्ट किया गया था, और जो सिम्टम्स थे उसमें तुरंत मेडिकल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है इसमें, अगर जो भी लोग मेनिनगोकोकल डिसीज से एक्सपोज होते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे ही यहाँ पे मेनिनगोकोकल लिखा है तो मेनिन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ब्रेन के अंदर एक लेयर होती है जो आपको सेफगार्ड करती है। और कहीं पर भी आपने एक और चीज़ सुनी होगी जो ब्रेन ईटिंग अमीमा के बारे में होगा। ठीक है, मेनिनगो एंसेफेलाइटिस के बारे में आपने सुना होगा, फिर यहीं पे वैक्सीनेशन जो बनाए जाते हैं वो। बट स्पेसिफिकली बात की जाए तो मेनिनगोकोकल डिसीज जो हुई है ये क्या है, ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस भी होती है। स्पेसिफिकली देखा जाए जैसे क्राउडेड इन्वायरमेंट, अगर आप देखोगे मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी क्राउडेड होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आउटब्रेक और में फैला हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जो कि डिसीज या फिर डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट के द्वारा किया जाता है, जिससे ये देखा जाए कि डिसीज कितनों में कहाँ तक स्प्रेड हुई है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। मतलब अगर किसी एक्स इंसान को हुआ है तो जो एक्स इंसान जिन जिन लोग के कांटेक्ट में आया होगा उससे पूछा जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, जिससे हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे एक्स के। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पे लेबोरेटरी रिव्यू होगा सैंपल्स का, ताकि
जो इन्फेक्शन का ओरिजिन है उसका पता लगाया जा सके। और यहाँ पे सर्विलांस जो होगा वो स्ट्रेंथन करेगा। पर स्पेसिफिकली बात की जाए, ये सारी चीज़ें जितने भी नए नए केसेस आएंगे उनको भी स्ट्रेंथन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ये पूरा सर्विलांस, अगर देखा जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे यूपीएससी 2020 में क्या देखा है, न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के ऊपर पूछा गया। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, मेनिनगाइटिस लिखा है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे, मेनिनगोकोकल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ मेनिनगिस या मेनिनगिस लेयर की तो बात हुई है। तो यूपीएससी सवाल क्या पूछा गया है, ये वैक्सीन इफेक्टिव है अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिनगाइटिस। हमेशा ध्यान रखिएगा, वैक्सीन कभी भी अगर किसी एक्स ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जा रही है तो वहाँ पे ध्यान रखना वो वाई ऑब्जेक्टिव जेड ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर सकती हैं। तो यूपीएससी में अगर कभी भी लिखा जाए कि ये एक्स दवा जो है ये बाकी बीमारियों में मददगार साबित होती है तो उसको बिल्कुल सही करने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि भैया ये जो दवा है या फिर ये जो वैक्सीन है ये ना इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, तो आप सोच के देखो, अगर कोई भी आपने ड्रग लिया है, कोई भी आपने वैक्सीन ली है, तो क्या उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, क्या कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है? और वही सेम चीज लिखी है, द वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट। अरे भाई कैसे साइड इफेक्ट नहीं होगा, दैट टू वैक्सीन है ना, और कॉजेज नो एलर्जिक रिएक्शन। तो ये एक्सट्रीम टर्म जो है, अब अक्सर क्या होता है एलिमिनेशन टेक्निक में आप लोग ये बोलते हो नहीं यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। बट आपको अगर एलिमिनेशन करना है तो लॉजिकल एलिमिनेशन पे ध्यान रखिए। ठीक है, 3 तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा का है, कभी भी कोई स्टेटमेंट आए तो वहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन टैग डालिए, कांट इट बी रिड्यूस्ड? ऑब्वियसली इट कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि वैक्सीन जब होगा तो एंटीबायोटिक्स के ऊपर जो निर्भरता है लोगों की, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, उन बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब वो खत्म होती है तो उसी में जो आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी खत्म होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का बर्डन तभी तो होता है। इसीलिए तो आप लोग सुनते हो ना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाली चीजें। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, इंडियन नेवी ने इंडियन नेवल शिप अंजदीप को कमीशन किया है। ये 4th इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ध्यान रखिएगा, अब ये शब्द क्या कह रहा है, ये जो शिप रहेगी ये शैलो वाटर में रहेगी। शैलो वाटर मतलब बहुत गहरे पानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और इससे क्या होगा, कोस्टल सिक्योरिटी भी काफी स्ट्रेंथन हो जाएगी। अब अगर आप देखोगे आईएनएस अंजदीप के बारे में, 77 मीटर लॉन्ग वेसल है। ठीक है, और ये कैसे नेम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोरिक आइलैंड है, कहाँ पे, कारवार, इसमें जो नेवल वैलोर की बात होती है, मतलब यहाँ पे जो नेवल की बहादुरी की आप चर्चाएं सुनोगे तो उस रिगार्ड में वहाँ उस चीज़ को हाईलाइट करके आईएनएस अंजदीप नाम रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेसल है ये इक्विप किया गया है एडवांस इंडिजिनस सेंसर पैकेजेस के साथ, वेपन्स के साथ। अब आपसे सवाल क्या पूछेंगे, मैं आपको टू द पॉइंट रखूंगा। अगर आप जैसे नोट्स बना रहे तो वहाँ पे सिंपल लिखिएगा आईएनएस अंजदीप, फिर क्या लिखना है, एंटी सबमरीन, दैट्स ऑल। क्योंकि यूपीएससी ने पूछा हुआ है सवाल, ये अंजदीप नहीं पूछा, इन्होंने ऐसे पूछा हुआ था कि बताइए कि यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ये क्या है, एक नाम दिया था, फिर पूछा था कि बताइए ये किस लिए है। ठीक है, ये किस पर्पस के लिए है, टॉर्पीडो के लिए है, सबमरीन के लिए, क्या है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या है। यहाँ पे एक एबिलिटी होती है जिसमें डिटेक्ट, ट्रैक या न्यूट्रलाइज किया जाता है एनिमी के सबमरीन को। अब इसमें जो स्पेसिफिक क्राफ्ट होता है इसको इस तरीके से इंजीनियर किया जाता है जिससे ये जो चैलेंजेस होते हैं स्पेसिफिकली ऐसे स्टेट्स के जो लिटोरल जगह पे हो, मतलब ऐसी जगह पे जो कि आपका ऐसे स्टेट्स जो कि पानी के पास हो। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या होता है, इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, शैलो वाटर्स है, वहाँ पे आपको वो जो एरिया दिखेगा उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, शैलो वाटर सोनार्स लगे होते हैं जिससे अंडर वाटर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब मेन चीज़ देखो, ये सब एडिशनल चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ यूपीएससी पर्सपेक्टिव अगर आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो है आईएनएस अंजदीप के बारे में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, केरला का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, एक मैसिव वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट कहाँ पे, ब्रह्मपुरम कोची में ऑपरेशन कर दिया गया है, ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें 75 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डेली कन्वर्ट किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस में।
ठीक है। अब एक प्रोसेस को समझिए, ये होता क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस। इसका मतलब होता है कि जो रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं उनका क्या करेंगे, प्रोडक्शन किया जाएगा, किससे, ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करके। या आप इसको और एकदम लेमन भाषा में समझिए, जो घर से आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। क्या ऑर्गेनिक वेस्ट होता है? आप ऑर्गेनिक वेस्ट में एकदम बेसिक आप सब्जियां ले लो, सब्जियों के जो टुकड़े होते हैं, या फिर हर वो चीज़ जो कि लिविंग है ओरिजिन में, ठीक है, जिनमें कभी ना कभी लाइफ थी लेकिन अब उसका यूज़ नहीं है, तो सब ऑर्गेनिक वेस्ट में आते हैं। तो उन्हीं सब ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर एक प्लांट में डाल के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में गर्म किया जाए, पहला तरीका, तो उससे जो गैसेस होंगी वो क्या होंगी, वो बायोगैस कहलाएंगी। अगर वहीं पे उन्हीं को वहां पे इसी में, जैसे आप देख रहे हो ना, ये एक पूरा टैंकर बना है, तो इसी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए जाएं जो इन्हीं ऑर्गेनिक वेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करें, इनका डीके करना स्टार्ट करें, तब भी जो गैस होगी, तब भी वो क्या कहलाएगी, वो बायोगैस कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम चीज कही है, कंप्रेस्ड बायोगैस एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो ऑर्गेनिक वेस्ट से डेवलप किया जाता है। जो रॉ बायोगैस होती है जनरेट कर की जाती है, उसमें 45 to 50% मीथेन होता है जो कि प्यूरिफाई की जाती है। ठीक है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, इसमें CO2 को रिमूव किया जाएगा, जिससे 97% मीथेन प्योरिटी अचीव हो जाती है। और एक बार प्यूरिफाई हो जाती है तो इसी को कंप्रेस करके हायर प्रेशर पे स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब कभी बोला जाए हाई प्रेशर, इसका मतलब क्या है? आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो वहाँ पे स्टेट पढ़ी होगी मैटर की, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस की बात होती है। तो गैस की एक फीचर होती है कि जितना उसको कंपैक्ट इन्वायरमेंट में डालोगे, उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, तो उससे उससे क्या होती है, वो एरिया को और अच्छे से ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। उसके अंदर इतना स्पेसिंग रहती है कि जितना दबाते जाओगे वो अच्छे तरीके से, अगर आप 1 kg गैस की बात करोगे और 1 kg सॉलिड की बात करो, तो गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री मूविंग होती है। और जब उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाएगा, तभी तो आप लोग जब गैस को ऑन करते हो तो क्या होता है, वहां पे तुरंत स्पीड में निकलना क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि वो हाई प्रेशर पे है, दे आर वेटिंग टू कम आउट, ऐसा वाला सिचुएशन होता है। ठीक है। चलो अब बात किया जाए अनएरोबिक डाइजेशन क्या होता है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, आपको ऑलरेडी बता दिया, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक तरीका तो ये है कि टैंक के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दो और नीचे गर्म कर दो और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को हटा दो। अब इस टैंक के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा OW, इसको जब प्रॉपर इसमें से गैसेस निकलेंगी तो उन गैसेस को कन्वर्ट करके यूज कर लिया जाएगा, ये तरीका है। दूसरे तरीके में क्या है, यहाँ पे डाइजेशन किया जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालेंगे उनके ऊपर यूज होगा। ठीक है। तो अब यूपीएससी में सवाल अगर पूछेंगे तो आपसे क्या बोलेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कैसे वर्क करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज होता है। ये ऐसे क्योंकि इस चीज के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यूनियन बजट ने इंट्रोड्यूस किया गया है कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है, जो पुराने गार्डन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से रेजुवनेट किया जा सके और जो कोकोनट का कल्टीवेशन है उनको नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में भी एक्सपैंड किया जा सके। बेसिकली ये एक ओवरऑल स्कीम का मतलब है, ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। इसका प्राइमरी एम रखा गया है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको और अच्छे से बढ़ाया जा सके। कहाँ पे, जो नॉन प्रोडक्टिव ओल्ड ट्रीज हैं उसमें क्या है, उन ट्रीज को हटा के हाई यील्डिंग वैरायटीज वाले ट्रीज लगेंगे, इससे कोकोनट कल्टीवेशन बढ़ेगा। अब ये कल्टीवेशन बढ़ाने की बात कहाँ की जा रही है, ट्रेडिशनल एरियाज में आपने सुना होगा, केरल का, साउथ इंडिया के इलाके में आप कोकोनट देखोगे, लेकिन अब नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स जैसे गुजरात, आसाम, पेनिनसुलर रीजन का इंटीरियर, यहाँ सब पे अगर कहा जा रहा है कि हम कोकोनट का प्रमोशन करेंगे, तो ये चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती है और अपने में ये किया जा सकता है कि यहाँ पे एक्सपेंशन होगा कोकोनट का। ठीक है। अब ये जो इंप्लीमेंट किया जाएगा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। तो ये तो ओवरऑल मतलब हो गया इस स्कीम का। अब यहाँ पे इसका और ओवरऑल अर्थ क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा क्लाइमेट रेजिलियंस पे। ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो कोकोनट का जेनोटाइप है वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो जो हायर टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सकें। अगर उनको विथस्टैंड कर पाएंगे तो वो बाकी नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स में भी उनको अच्छे से लगाया जा सकेगा। और जो रिसर्चर्स है फोकस कर रहे हैं कि ये जो वेराइटीज रहे सीड की, किसकी, कोकोनट की, ये हीट टॉलरेंट रीजन में ड्रॉट रेसिस्टेंट कोकोनट वैरायटीज को डेवलप किया जा सके, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन जो होता है केरला में, तमिलनाडु में, वो रिड्यूस हो सके। यहीं पे जो क्रॉप है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके रूट विल्ट डिसीज से। तो आपके दिमाग में क्या पता होना चाहिए,
कोकोनट के रिगार्ड में कौन सी डिसीज है जो इम्पैक्ट करती है? तो क्या बोलोगे? रूट विल डिसीज है, जो कि ट्रेडिशनल लैंडस्केप जैसे केरला और तमिलनाडु में जो कोकोनट कल्टीवेशन होता है उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर चुकी थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? जो स्पेस कैप्सूल होता है उसकी री एंट्री कैसे होती है, क्या होती है? आपको पता है स्पेस क्राफ्ट जाता है, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट मतलब क्या, रॉकेट से भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, फिर जब री एंट्री होती है तो उसको किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर चैलेंजेस होते हैं? तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो गगनयान मिशन है, ठीक है, उसमें जो एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी है, एस्ट्रोनॉट को वापस लाने का तरीका है, उसके लिए जो टेक बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसमें कोई भी गलती के चांसेस ना बचें। अब ये समझने के लिए हमें पता होना चाहिए री एंट्री कॉरिडोर क्या होता है। ये बेसिकली बहुत छोटा सा नैरो एटमॉस्फेरिक विंडो होता है जिसको स्पेस क्राफ्ट को हिट करना पड़ेगा अगर उसे सेफली रिटर्न करना है। आप ऐसे समझ लो कि ये पूरी एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग है, यहाँ पे छोटे 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 विंडो होंगे, तो बहुत ही नैरो विंडो होता है बेसिकली, जहां पे स्पेस क्राफ्ट को आना पड़ेगा और जैसे ही हिट करेगा तो वही एंट्री पे अच्छे तरीके से मदद कर पाएगा। नहीं तो अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा तो इतना ज्यादा हो जाएगा जिससे या तो जो स्पेस क्राफ्ट है वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, या तो वो अपनी ऑर्बिट से ही हट जाएगा, और ऑर्बिट से हट गया तो अंतरिक्ष में कहीं भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से काफी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं सारी चीजें समझना कि जो री एंट्री कॉरिडोर है वो इस तरीके से प्रिसिशन के साथ किया जा सके कि गगनयान मिशन में जो भी या जो आने वाले समय में मैन मिशन रहेंगे उनमें ये सारी चीजें अच्छे से वर्क की जा सकें। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हीट शील्ड मटेरियल होता है, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें बाहर का मटेरियल होता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है जिससे वो इंटेंस हीट को कैरी अवे कर दे, मतलब जैसे इसके ऊपर हीट पड़ेगी ये इसको साइड में कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ऑब्वियस सी बात है जो हीट है वो प्रॉपरली स्पेस क्राफ्ट को डैमेज नहीं करेगी और जो उसके अंदर बैठे हुए हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 98% ऑफ द कैप्सूल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई अगर मैटर या कोई भी बॉडी मूव करती है तब जो एनर्जी होती है उसमें उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या होगा? जब कभी भी 98% काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी कैप्सूल के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंटेंस हीट में ड्यूरिंग री एंट्री, और ये चीज हो भी जाती है, ऐसा नहीं वो कन्वर्ट करेंगे। जब कभी भी कोई एक एक्स स्पेस क्राफ्ट है वो एंटर कर रहा है री एंट्री कॉरिडोर से तो वहां पे इंटेंस हीट रहेगा ही, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका 98% क्या करेगा? इसको वो आगे पीछे राइट लेफ्ट करके वो हीट को दूर कर देगा। ये प्रोसेस रहेगा प्रॉपरली। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 2007 में ही। तो इस प्रोसेस में इंश्योर किया गया है कि जो क्रू के मॉड्यूल रहेंगे वो प्रॉपरली जो सर्वाइवेबल टेम्परेचर होते हैं उनमें वो मेंटेन रहें। ये ना हो कि आउटसाइड फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट ही खराब हो जाए। आउटसाइड जो फ्रिक्शन रहेगा वो इम्पैक्ट ना करे स्पेस क्राफ्ट को, जिससे जो ह्यूमंस हैं वो आराम से सेफली धरती पे आ सकें। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक समरी है इस पूरे कंटेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है माइक्रोन टेक फैसिलिटी इन सनंद। अब ये क्या है? ये की स्टेप है किस स्पेस में या फिर किस डायरेक्शन में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब है उस डायरेक्शन में ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। क्यों बड़ा स्टेप है? क्योंकि जो ATMP है जिसे असेंबली टेस्ट मार्किंग और पैकेजिंग कहते हैं, ये बेसिकली फाइनल स्टेज होती है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें जो प्रोसेस होता है वेफर को फैब्रिकेट करने के बाद किया जाता है। वेफर मतलब क्या होता है? अगर आप ध्यान देंगे कभी भी आप नेट पे सिर्फ वेफर लिखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो वेफर मतलब जो बेस होता है किसी भी सेमीकंडक्टर, कोई चिप का जो नीचे का दायरा होता है उसे वेफर की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी बनाई गई है ये कन्वर्ट करेगी रॉ वेफर्स को कहां से? जो माइक्रॉन्स का ग्लोबल नेटवर्क है इनटू फिनिश्ड मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट में। अब ये जो सनद का प्रोजेक्ट है इसमें 50% कैपिटल सपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है और इसी में गुजरात गवर्नमेंट ने भी अपना दिया है। बस मेन चीज क्या है, कहां पे बना है? गुजरात में है। ATMP किस तरीके से काम करता है, किस रिगार्ड में सुनोगे तो आप बताओगे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखिएगा यहीं भी कुछ और चीजें आती हैं। एक आता है ड्रैम जिसे DRAM कहते हो, फिर एक नंद NAND।
ये क्या होता है सिर्फ इतना समझिए। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये यूज़ की जाती है जब हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग करनी हो कंप्यूटर्स में या फिर सर्वर्स में। अब आज के समय आपको पता है जब एआई का इतना ब्रॉड एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो मेमोरी की प्रोसेसिंग हो रही है, जो डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है वो फास्ट हो, और इसमें डेटा सेंटर्स का बहुत रोल होता है। अब जब नन की बात हो रही है, क्या ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है जो स्मार्टफोन्स में, एसएसडीज में, डेटा सेंटर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज आपको पता क्या करना है इस पूरे आर्टिकल में, वो है जो माइक्रोन्स का जहां पे लगाया गया है और किस तरीके से ये वर्क करेगा और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? ईरान इजराइल की जो शैडो वॉर है, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें अपने आप में शो करती हैं ताकि करंट सिनेरियो या करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक जो है वो समझ में आ सके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये डेकेड लॉन्ग शैडो वॉर के फॉर्म में जो चल रहा था, कैसे डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक में आ गया। तो यहाँ पे एक शब्द आता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ये बेसिकली एक मिलिट्री एक्शन होता है जब कभी भी कोई देश की मिलिट्री को ये लगे कि भैया ये कोई दूसरे देश वाले उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो पहले वो अटैक करे, उससे पहले खुद ही अटैक कर देते हैं, ये सोच के कि भैया वो कल को अटैक करने ही वाले थे तो इससे पहले हमने अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमिनेंट थ्रेट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए अटैक किया जाता है एडवर्सरी के ऊपर। और ये जो अटैक प्रिएम्प्टिव अटैक होता है उसकी लीगैलिटी अभी भी मेजरली डिबेटेबल है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। अभी से आपने सुनी होगी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या होता है? पीडी मतलब होता है कि भाई ऐसा इंसान जिसको डिटेन कर लिया जाए, अभी उसने गुनाह तो नहीं किया है लेकिन कर सकता है, तो सिर्फ ये चीज इंश्योर करना कल को गुनाह ना कर दे, इसलिए प्रिवेंटिव तरीके से उसे डिटेन कर लिया जाएगा। तो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक भी वैसे ही है कि अभी अटैक किया नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि भैया अगर अटैक कर दिया तो, अरे किया तो नहीं ना अटैक, लेकिन कर दिया तब क्या करेंगे, तो इससे पहले वो अटैक करे, हम ही अटैक करके पूरी की पूरी जड़ से प्रॉब्लम ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं इस चीज को। तो क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि भैया ये कोई चीज, मतलब अगर आप देखोगे वर्ल्ड ऑर्डर में तो काफी क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इसको जस्टिफाई करना इस तरीके से सही नहीं रहेगा क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि एक अटैक को प्रिवेंट करने के लिए अगर एक अटैक पहले कर दिया जाए तो क्या पता एक बड़ी चीज टल जाए उस चीज से। तो ये सारी चीज क्या दिखाती हैं? ये सारी चीज ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में दिखाती हैं कि इसमें 50-50 का रोल होगा। ठीक है, अभी भी डिबेटेबल चल रहा है कि क्या पता ईरान नहीं करने जा रहा हो, इजराइल ने पहले एक रीजन बना के इस चीज को कर दिया हो, यूएसए ने एक मेडअप तरीके से बना दिया हो कि भैया हमने प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर रखी है, कल को वो करने वाले थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 2015 में साइन किया गया था, एक लैंडमार्क डील थी जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने के लिए लाई गई थी। अब इस डील का मेन इंटेंशन ये था कि ईरान को एक डेवलप होने में, जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोका जा सके। 2018 में यूएस ने भी इस चीज को विड्रू किया था। यूएसए ने इस डील से कंप्लीटली कह दिया भैया हम अब इसके हिस्से नहीं बनेंगे और इसको डिफेक्टिव बोल के हट गया था। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही यूएसए ने विड्रॉ कर दिया, ईरान ने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया था। तो ये जो जेसीपीओ है इसका हटने या इसको खत्म होने के पीछे कारण कहीं ना कहीं यूएसए को ही जा रहा है, क्योंकि यूएसए होता तो क्या पता सीरियसनेस बनी रहती। लेकिन अभी भी ये एक सेंटर पॉइंट है क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशन ईरान और वेस्ट के बीच में कंटिन्यू वैसे भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता क्या होना चाहिए, ये एक बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको कई चीज़ें दिखेंगी, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरा का पूरा क्रॉनिकल ऑफ वॉर, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बट मेजरली अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, ये जो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्राइक की गई है और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे क्यों हुआ है ये, इसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या रोल है। मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें सिर्फ ईरान और इजराइल का ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट बताऊंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे इजराइल कौन सी टैक्टिक्स को अपना रहा है, ईरान किस तरीके से इस चीज़ को अपने अपने खुद के फॉर्म में लेके आ रहा है, यहाँ पे रिलीजन क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी शिप्स। ठीक है, जिसमें इंडियन नेवी कई फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, वो सब अपने आप में अब रेडी हैं। किस बात के लिए, ताकि वो कोई भी अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे डिप्लॉय किए जा सकें। ठीक है, कहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन में इनको स्टैंड बाय मोड पे लगाया गया है। अब ये क्या है, ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया। ऑपरेशन संकल्प ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये मैरिटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो इंडियन नेवी के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। अब ये क्या है, ये ऑपरेशन का मेन
मतलब होता है जो इंडिया या इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल्स होते हैं जो कि ऐसे रीजन से पास थ्रू हो रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, तो उनको सेफगार्ड करना ये इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग होती है गल्फ ऑफ एडन में, गल्फ ऑफ ओमान में। तो नेवी ट्रैक करती है रीजनल डेवलपमेंट को क्लोजली, ताकि कोई भी थ्रेट अगर कमर्शियल शिपिंग पे आ रहा हो तो उसे वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकें। और ये जो ऑपरेशन है कोऑर्डिनेट करता है रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी एंगेजमेंट के साथ भी, ठीक है। तो ऑपरेशन संकल्प समझिएगा। फिर गल्फ ऑफ एडन में शिप ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए अपनी शिप को स्टैंड बाय मोड पे डाला हुआ है। अब एक सिंपल सी बात है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ क्या होता है? ये नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं जिसका उद्देश्य होता है सिंपल एड प्रोवाइड करना क्राइसिस या नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे। अब यहाँ पे नेवी क्या करती है, डिफरेंट जो वर्सटाइल वॉरशिप्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करती है। और इसके अंदर मेडिकल एड, फूड, इवैक्यूएशन, ये सारे के सारे एक्शंस या सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये अच्छे से किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, पालघर रीजन में हजार्डस ओलियम गैस का लीक हुआ है, केमिकल यूनिट जो महाराष्ट्र में, ठीक है। अब यहाँ पे ओलियम क्या, आपको सिंपल अगर आप 1 2 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ इसको लिखिएगा ओलियम क्या है। तो बेसिकली ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि स्टोर किया जाता है स्पेशलाइज्ड टैंक में। और जब लीक होता है तो ये एयर के साथ रिएक्ट करता है और बहुत ही बड़ा वाइट फ्यूम का क्लाउड टाइप बना देता है। ये गैस काफ़ी ज़्यादा हजार्डस होती है और रैपिडली स्प्रेड हो जाती है जब स्ट्रॉन्ग विंड होता है। और इसके एक्सपोजर से इमीडिएट फिजिकल हार्म, माइनर आई इरिटेशन भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो गैस लीक हुई है पालघर में, ये शो करती है कि इंडिया में अभी भी गैस लीक जैसी प्रॉब्लम जो है किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं। जो वहाँ पे डिफरेंट एसओपीज हैं, क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं, या फिर ये जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है? क्या ये लापरवाही है मैन मेड, या फिर ये सिंपल कोई ऐसा है कि वो जहाँ पर स्टोरेज किया गया था इन सब चीज़ों का, जो कि आपकी ओलियम गैस है, क्या उसकी वियर एंड टियर कॉस्ट या फिर वो अच्छे तरीके से उसको वहाँ पे स्टोर नहीं किया गया था? ये सारे के सारे कुछ रीज़न निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या है, वो जो आउटस्कर्ट पे लोकेट हो रखे हैं, तो उसमें डिफरेंट केमिकल यूनिट्स को होस्ट करती है ये, जिसमें आपके अलग अलग इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें बघेरिया इंडस्ट्रियल प्लांट आता है जहाँ पे गैस लीक हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सारे जो एरिया हैं ये सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो अपने आप में पैनिक को या फिर टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट को कॉज करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रेसिडेंट जो आसपास रह रहे होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ अपने आप में बहुत सीवियर हो जाती है। अगर कोई भी यहाँ पे मोर्टेलिटी होती इन चीज़ों से तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती। इस वजह से यहाँ पे डिमांड उठती है, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑडिट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है कि भाई क्या जो ब्लड बैंक्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराना, ताकि जो HIV या फिर हेपेटाइटिस जैसे वायरस होते हैं उनका ट्रांसमिशन प्रिवेंट किया जा सके। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अक्सर क्या होता है, जब कभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो टेस्ट किया जाता है ब्लड के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, स्पेसिफिकली देखा जाए HIV या हेपेटाइटिस। तो अब ये जब किया जा रहा है तो उसके अंदर वहाँ पे एक टेस्ट और है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ये बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है जो कि की जाती है, एक टेस्ट किया जाता है जिसने भी ब्लड को डोनेट किया है। अब ये जो टेस्ट होगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा जिसने ब्लड डोनेट किया है उसके, वहां पे देखा जाएगा कि क्या कोई भी HIV, हेपेटाइटिस B या C का कोई भी जेनेटिक मटेरियल, उसका DNA RNA प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कहीं ने किसी इंसान X ने खून डोनेट किया है और उस खून का अगर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि भैया क्या HIV हेपेटाइटिस का कोई जेनेटिक मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी एडवांटेज ये है कि ये आइडेंटिफाई कर सकता है इन्फेक्शंस को बहुत पहले, कंपेयर टू जो बाकी ELISA टेस्ट होते हैं थोड़े समय लेते हैं, लेकिन ये एकदम तुरंत और बहुत ही अर्लियर फॉर्म में डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या कोई यहाँ पे वायरस तो नहीं प्रेजेंट है। और इसको
काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कहा जाता है। जो प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज़ होती हैं, जब कभी भी कोई इंसान या फिर कोई रिसीवर ब्लड को रिसीव करता है और वो इन्फेक्टेड ना हो, ये इंश्योर करने में ये न्यूक्लिक एसिड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम चीज़ कही है कि क्या ये चीज़ ब्लड बैंक में मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि एटलीस्ट नैट को आप मैंडेटरी कर दो। तो आप जब 1 2 3 करिएगा तो वहाँ पे सिर्फ नैट को लिखिएगा, इस आर्टिकल में यही पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 भी एक फंडामेंटल राइट है। तो वही सेम चीज़ पिटिशनर ने डाली है कि भैया हर एक ब्लड बैंक में आप इस नैट को मैंडेटरी कर दीजिए। मैंडेटरी रहेगा तो कोई एक हल्का सा एक विंडो नहीं बचेगा जहां से किसी भी तरीके से कोई भी जो वायरस होते हैं उनके फैलने का खतरा एकदम ना के बराबर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है थैलेसीमिया। ये क्या होता है? ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बॉडी इनफ हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट कर पाती है या फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और यहीं पे क्या होता है? एनीमिया भी होता है। एनीमिया मतलब क्या होता है? यहाँ पे जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रैवलिंग है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे आपको बहुत लेथार्जीनेस होगी, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब अगर थैलेसीमिया की बात हो रही है, जो भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर ब्लड का डोनेशन किया जाता है, ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे नैट टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया अगर एक इंसान एनीमिया थैलेसीमिया से पीड़ित है, आप उसको उठा करके वो ब्लड दे रहे हो जो कि ऑलरेडी आपका कोई भी जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट है, चाहे एचआईवी का हो या फिर वो किसी और वायरस जैसे हेपेटाइटिस का हो। तो नैट टेस्ट काफ़ी इफेक्टिव रहता है उसमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है? दुरन लाइन के ऊपर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन एस्केलेट हो चुका है। यहाँ पे ओपन वॉर का रिटोरिक बहुत अच्छे तरीके से एस्केलेट भी हो रहा है। ये चीज़ कही हो रही है भैया एयर स्ट्राइक्स के पॉइंट्स भी आ रहे हैं, मिलिट्री क्लैशेस भी हो रहे हैं, बट ये सब हो कहाँ पर है? ये हो रहे हैं दुरन लाइन पे। ये बेसिकली आपकी 2640 किलोमीटर की एक बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान, जो कि कॉलोनियल एरा में एस्टेब्लिश की गई थी। अब ये जो बॉर्डर है ये लॉन्ग स्टैंडिंग सोर्स है टेरिटोरियल डिस्प्यूट का, किसके बीच में? अफगानिस्तान और जो आपका पाकिस्तान है। लेकिन अफगानिस्तान ने कभी इसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया। उनका कहना था भैया हम क्यों इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, और इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग से रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो पश्तून कम्युनिटी है वो लोग इस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। अब इसी रीसेंट क्लासेस में आप देखोगे तो एयर मिसाइल स्ट्राइक्स भी अफगान टेरिटरी में डीपली हिट की हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। और इसी वजह से ये लाइन जो है दुरन लाइन, ये एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। आप अगर ध्यान दोगे ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी काम किया है, चाहे दुरन लाइन का देखो या फिर आप पैलेस्टीन वाला पॉइंट देखोगे, वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ को बना ही इसलिए रहे थे ताकि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ क्लैशेस हों, और वो आपको आज विजिबल हो भी रहा होगा। मतलब जो भी लीडर था जिस चीज़ को जिनको बहुत ज़्यादा कहा जाता है भाई बड़े दिमागदार थे, इनके बाद बहुत अच्छे से बुद्धि थी, बट क्या था? उन्होंने सिर्फ बर्बादी की है। क्योंकि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पहले एड्रेस किए जा सकते थे, क्योंकि जब कभी कोई भी घड़ा एकदम कच्ची स्टेज में होता है तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन है कि जब एकदम हर एक इंसान एकदम रिजिड हो चुका है, जनरेशन्स 2 3 पास हो चुकी हैं, आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो पुराने घाव थे उनको पूरी तरीके से भरने की कोशिश अब की जाए, क्योंकि अब तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी तो है, लोगों का ब्रेन वॉश भी तो हो रहा है। तो इस वजह से इसका एक कॉमन कंसेंसस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से आप जियो पॉलिटिक्स में देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक मेजर नेम टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में। ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, पाकिस्तान कहता है इस चीज़ को भैया ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अब इनमें कहा जाता है कि अफगानिस्तान इनको सेफ हेवन दे रहा है, किनको? जो तहरीके तालिबान वाले हैं। अब ये इनको सेफ हेवन दे रहे हैं तो पाकिस्तान कह रहा है कि जो अफगानिस्तान वाले हैं ये भाई साहब सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप है उनको पनाह दे रहे हैं। तो अक्सर ये टसल चल रहा है। बट आपको मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए, जो एक न्यूज़ में यहाँ से कोई प्रीलिम्स में सवाल ऐसे नहीं पूछेंगे जस्ट इन केस दुरन लाइन क्या है किसके बीच में, यूपीएससी में तो नहीं पूछने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल हो जाएगा वो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? एक मेगालिथिक लैटराइट रॉक कट चैम्बर मिला है, कहाँ पे? केरला के कसौटगोड डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कुछ अभी ऐड नहीं किया गया। यहाँ पे सिंबल क्या है? ये एक चैम्बर है
क्या है, मेगालिथिक चैम्बर, मतलब ये मेगालिथिक पीरियड का होगा। अब जब मेगालिथिक की बात हो रही मतलब क्या हो रहा है, लिथिक मतलब होता है पत्थर, मेगा मतलब होता है बड़ा पत्थर, मतलब ये एक ऐसा पीरियड था जहां पे बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब अगर आप इसका थोड़ा सा बैक जाओगे हिस्ट्री में तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ठीक है, फिर उसी में आप अगर ध्यान दोगे इसी सीक्वेंस में चलता है आपका मेगालिथिक फेज भी स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेगालिथिक फेज है इसमें क्या है, लार्ज स्टोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मॉन्यूमेंट्स को, ब्यूरियल साइट्स को बनाने में। और ये चैम्बर्स जो अभी फाउंड किया गया है ये बिलीव किया जा रहा है क्या पता 2000 साल पुराना हो। अभी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एंशियंट रिचुअल बिलीफ सिस्टम के हिस्से रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं चैम्बर्स को लोकल नेम में कहा जाए मुनियाराज, पांडव केव्स भी कहा जाता है इनको जनरल फॉर्म में, ठीक है। चलो, अब लैटराइट क्या है आपको कई बार पता है, ये आपका रेडिश क्लेई सॉइल रॉक कॉमन जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली केरला में। अब जो ब्यूरियल चैम्बर्स होते थे वो डायरेक्टली जो रॉक्स होते हैं जिसमें लैटराइट या फिर जो रेडिश क्लेई रॉक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो उससे क्राफ्ट किए जाते थे, उससे काफ किए जाते थे। अभी जो फीचर है इससे क्या होता था, सर्कुलर इनर चैम्बर बनाया जाता था और उसकी एंट्री को सील कर दिया जाता था स्टोन स्लैब के द्वारा, ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा हो सकता है ब्यूरियल साइट हो, उसके अंदर ऐसा हो सकता है क्या पता कोई रिचुअल के लिए हो, बट मेन चीज क्या है, कहाँ पे पाया गया है, पहली चीज बोलो कैसरगोड में क्या है, मेगालिथिक, आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री ने मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। अभी किसके साथ किया गया, रशियन मिसाइल के साथ किया गया है। अब यहाँ पे ALH-MK3 क्या है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि मैरिटाइम रोल्स के लिए बनाए गए हैं। अभी जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडिजिनसली डेवलप किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं। अब इसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम की बात की जाएगी उसमें हम लोग सहारा ले रहे हैं रशियन वाला, ठीक है। अब यहाँ पे यही आप देखोगे स्टिल मिसाइल जब सुनोगे, ये क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है जो कि फ्रंट लाइन वॉरशिप्स के लिए यूज की जाती है। इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है जो कि रैपिडली रिस्पॉन्ड करती हैं अगर कोई भी एरियल थ्रेट होता है उस शिप को, ठीक है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है रशियन कंपनीज के साथ, तो इसका मेन चीज क्या होगी, हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसका मिसाइल सिस्टम और ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको पता करना है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे बात होती है कि यूएसए किस तरीके से, अब आपको तो पता है कि मिनरल पैक्ट यूएसए ने कॉन्गो के साथ किया था, लेकिन अभी भी यूएसए काफी ज्यादा डिफिकल्टी में है क्योंकि वो एक प्रॉपर फॉर्म में कोबाल्ट, लिथियम को सिक्योर नहीं कर पा रहा है कॉन्गो से। क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, किसके, चाइनीज का डोमिनेंस ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है। तो यूएसए ने मिनरल पैक्ट तो कर लिया है लेकिन अभी भी सिक्योर उस चीज को नहीं कर पा रहा है ढंग से, कहां से शुरू करें कहां पे अंत करें ये नहीं हो पा रहा है। तो इसी में एक शब्द आएगा स्ट्रैटेजिक मिनरल। क्या, ये बेसिकली ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हाईटेक इंडस्ट्रीज में, ग्रीन एनर्जी में, नेशनल सिक्योरिटी में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। और जो डीआरसी है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोबाल्ट सप्लाई रिजर्व अपने पास होल्ड करता है। इसमें कॉपर, लिथियम रिजर्व्स काफी ज्यादा रिच होते हैं और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये काफी क्रिटिकल होते हैं। कभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज होती है उनके प्रोडक्शन में काफी मददगार साबित होते हैं। अब यूएसए का एम क्या है, इनका काम है कि भैया डी रिस्क करना अपनी सप्लाई चेन को बाय कटिंग रिलायंस ऑन चाइना। क्यों, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंस है यूएसए की। अब चाइना कर क्या रहा है, चाइना या तो अपनी कंट्री में हर चीज की प्रोसेसिंग कर रहा है या तो कॉन्गो से उठा के अपने पास ले जा रहा है फिर वहां से वो यूएसए भेज रहा है। तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए यूएसए कोशिश कर रहा है कि अपनी जो डी रिस्किंग है वो अच्छे से की जा सके, अपने रिस्क को वो खत्म कर सके पूरा, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो वॉर जोन मिनरल शब्द है इसका मतलब क्या है, जो वॉर लाइक सिनेरियो है वहां पे यूएसए किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे M23 रेबल ग्रुप, ये क्या है, ये पावरफुल रेबल ग्रुप है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में काम कर रहा है। अब आपको पता होगा यूपीएससी ने सवाल कहाँ कहाँ पूछा, एक पूछा यूपीएससी ने सवाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व, ये अभी 2024-23 में सवाल पूछा है। दूसरा सवाल पूछा गया है यहाँ पे नॉर्थ कीवू एंड इतुरी, ये आपका कॉन्गो के पास क्या है। तो यहाँ पे दो सवाल यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इतना एटलीस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ये क्या है, वहाँ का रेबल ग्रुप है और इसका मेन काम क्या है, ये वहाँ पे काफी ज्यादा एक कन्फ्रंटेशन पे रहते हैं, इनका काफी ज्यादा रेसिस्टेंस रहता है जो वहां की गवर्नमेंट रहती है उनके साथ, ठीक है। चलो, बस इतना ही आपको मेन चीज पता होनी चाहिए इसमें। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, जो तमिलनाडु के सीएम है उन्हें नई पॉलिसी लॉन्च कर रखी है ताकि तमिलनाडु को ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाया जा सके
और सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री में लीडर बनाया जा सके। दोनों शब्द का मतलब समझते हैं। तो शिप बिल्डिंग पॉलिसी 26 क्या है? इसका उद्देश्य है जिससे स्टेट की मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मतलब जो शिप बिल्डिंग है, तमिलनाडु में अच्छे से की जा सके। और ये जब होगी तो कैसे होगी? जब इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, जो शिप की रिपेयरिंग होती है, शिप बिल्डिंग कंपनीज को अच्छे तरीके से सब्सिडी या फिर इंसेंटिव मिलेगा, तो यहाँ पे स्टेट में आके करेंगे। और जब ये करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे काफ़ी अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी। यहीं पे स्पेशल पर्पस व्हीकल भी क्रिएट करने के लिए स्टेट कोशिश कर रहा है, जिससे अच्छे तरीके से जो शिपयार्ड है उनका एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके। अब इस जो शिपयार्ड्स है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव्स में, जिससे क्या होगा? जिससे यहीं पे कोई भी ये ना हो कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो, क्योंकि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी करना है। ऐसा तो है नहीं ये प्रोडक्ट या फिर ये जो कुछ भी काम हो रहा है ये हो रहा है पूरा पहले के समय, मतलब 30-40 साल पहले का। अभी करंट सिनेरियो में हम सबको पता है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें ये मेक श्योर करना जरूर हो जाता है कि कहीं वो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को सॉरी, कहीं वो जो ओवरऑल वहां पे एक सिस्टम बना हुआ इको का, उस पे तो इंपैक्ट नहीं कर रहे इन्वर्स। तो इस वजह से यहां पे जब एक तरफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग की बात हो रही है तो वहीं पे सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री की भी बात हो रही है। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? इसका मतलब होता है ये बेसिकली लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहां पे पेड़ों को ग्रो किया जाता है क्रॉप्स के अलोंग साइड। ठीक है, अब ये क्या? एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री कर रहे हो। अभी जो न्यू पॉलिसी लगाई गई है इसका क्या है? एम्फेसिस ये डाला गया है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को अच्छे तरीके से किया जा सके और कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन हो, क्योंकि अगर एक क्रॉप एक्स है उसकी बॉर्डर्स पे आपने पेड़ लगा दिए हैं तो ये पेड़ क्या करेंगे? ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी तो करेंगे, मतलब जो कार्बन है उस कार्बन को अपने पास यूटिलाइज कर लेंगे और यूटिलाइज करके अपने पास स्टोर कर लेंगे। और जब वो स्टोर कर लेंगे तो क्लाइमेट चेंज में तो काफी ज्यादा मदद होगी ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है? यहाँ पे डीओडी एंथ्रोपिक एआई कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने लेबल किया है जो एआई स्टार्टअप है एंथ्रोपिक, उन्होंने कहा भैया ये सप्लाई चेन रिस्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब उस स्टार्टअप से पूछा गया कि आप जो है हमें अपना एक्सेस दीजिए, पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दीजिए, तो एंथ्रोपिक ने मना कर दिया, कहा भैया हम तो नहीं दे पाएंगे। तो इसी वजह से डिफेंस ने कहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, कि भैया ये चीज जो है सप्लाई चेन रिस्क कर सकती है। ठीक है, अब है क्या ये पूरा एक्सेस का क्या मतलब है? हो ये रहा है कि जो क्लाउडी का कोड है ये एआई प्रोडक्ट है जो कि डेवलपर को क्रिएट करने में और सॉफ्टवेयर के कोड को मॉडिफाई करने में मदद करता है, और ये जो वर्क करता है एक्सट्रीमली पावरफुल एलएलएम मॉडल पे काम करता है। तो इस वजह से क्या है, ये जो टूल है सिग्निफिकेंटली स्पीड अप कर सकता है हाईटेक वेपन सिस्टम को या उसके डेवलपमेंट को। तो इस वजह से जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा है कि भैया सप्लाई चेन रिस्क हो सकता है। अब इसी में ये जो चीज़ आई है किसकी तरफ से? क्लाउडी की तरफ से, जो आपका एंथ्रोपिक स्टार्टअप है। तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा है कि भैया हम लोग यूनिक अप्रोच को फॉलो करने जा रहे हैं, जिसका क्या शब्द है? कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। अब आपने सुना होगा इंडिया में एआई समिट हुई थी, तो उसी शब्द में आप एक चीज़ समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एआई क्या है जो एंथ्रोपिक बोल रहा है। इन्होंने कहा भैया हम अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना रखे और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एथिकल रूल्स रहेंगे जो एआई को फॉलो करना होगा, और इसमें क्या होगा? जो सर्विलांस है वो इंक्लूड नहीं होगा। और एंथ्रोपिक ने कहा है कि ये सारे के सारे जो रूल होंगे ये प्रिवेंट करेंगे एआई को फ्रॉम यूजिंग ऑटोनॉमस वेपनरी में। ऑटोनॉमस वेपनरी क्या होती है? अपने खुद के तरीके से काम करती है। ठीक है, मतलब उसको बोल दो भैया ये जाके ऐसा काम कर दो, तो वो चीज़ एआई के ऊपर काम करेगी, सारी के सारे डिस्ट्रक्शन करेगी। अब फॉर्म ने आर्ग्यू किया है कि ये सारे जो प्रोटेक्शंस हैं ये सारे के सारे रिमेन हमेशा रहने चाहिए, अगर मिलिट्री इसको ओवरराइड करना चाहे तब भी हम इसको नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं जो क्लैश चल रहा है यूएसए में। ठीक है, तो आपको मेन चीज क्या पता होना चाहिए? एंथ्रोपिक एआई का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है। क्योंकि इसका जो एलएलएम मॉडल है इसमें डर यही लग रहा है कि सॉफ्टवेयर को ये बहुत डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं जो वेपन सिस्टम को और ज्यादा एडवांस कर दें। ठीक है, इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसका एक्सेस मांगा होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में टू द पॉइंट आपको बताऊंगा मैं ये क्या है। ये बात कर रहा है कपट्टागुडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने सिंपल ऑर्डर दिया है कि भैया आप 55 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को आप इस कपट्टागुडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और इंक्लूड कर दो। ठीक है, आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ये प्रोटेक्टेड एरिया होती है जहां पे वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट लीगली शील्ड किए जाते हैं फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन इंटरफेसेस। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? ये गडक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, और कर्नाटक
कर्नाटका स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, उन्होंने ओरिजिनली रिजॉल्व किया था कि भैया जो 300 स्क्वायर मीटर है वो सेंचुरी का हिस्सा होगा, ठीक है। और अगर इस कोर्ट ऑर्डर की बात की जाए तो केवल 244 स्क्वायर किलोमीटर ही ऑफिशियल नोटिफाई किया गया था। अब इसके बाद क्या, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? ये बफर जोन होता है जो सेंचुरी के पास होता है, जहां पे सर्टेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट होती हैं, और जो सेंचुरीज एस्टेब्लिश की जाती हैं उन वो ऑटोमेटिकली इको सेंसिटिव जोन को या उसके अराउंड में जो जोन रहेगा उसको इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये ऐसा किया जाता है ताकि बार बार बोलना ना पड़े कि भैया ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट करेंगे तो इसमें इतना एरिया इको सेंसिटिव जोन का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई। स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो स्टोन क्रशिंग यूनिट है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि भैया अगर आपने इको सेंसिटिव जोन इतना कर दोगे तो उससे क्या होगा, उनका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो निगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन चीज क्या पता होना चाहिए, कपट्टागुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, फिर आप थोड़ा सा एड ऑन करिए, क्या यहाँ पे कोई अपने खुद से उसको लिख लीजिए, क्या कोई रिवर पास थ्रू हो रहा है तो क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनवील की है प्रहार, अपनी एक पॉलिसी जिसे फर्स्ट एवर कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पॉलिसी कहा गया है टेररिज्म को टैकल करने के लिए। तो प्रहार क्या है, ये स्टैंड करती है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। इस पॉलिसी का जो मेन डोमेन है क्या है, वाटर, लैंड, एयर और डिजिटल स्पेस। ये एम्फेसिस डालती है कि इंडिया टेररिज्म को किसी भी रिलीजन के साथ, किसी नेशनलिटी के साथ लिंक नहीं करती है, बल्कि इसका मेन एम है जितने भी टेररिस्ट एक्ट हैं उन सबको क्रिमिनलाइज करना, और टेररिस्ट को कोई भी सेफ हेवन इंडिया में नहीं मिलना चाहिए। ये इस पॉलिसी का उद्देश्य डाला गया, ठीक है। फिर यहीं पे एक और चीज आती है CBRNED। ये क्या है, ये रेफर करता है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव एंड डिजिटल मटेरियल। क्योंकि टेररिस्ट जो होते हैं इन सभी मटेरियल का काफी मिसयूज करते हैं, हाईटेक मटेरियल का यूज करते हैं अटैक करने के लिए। अगर हम डिजिटल थ्रेट की बात करें तो यहाँ पे इंक्रिप्शन, डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट, ये सब बहुत ही एनोनिमसली ऑपरेट करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंज क्रिएट हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी में। तो आप इसको इंटरनल सिक्योरिटी में बड़े इत्मीनान से यूज़ कर सकते हो कि इंडिया की जो प्रहार पॉलिसी है, इंडिया में जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मटेरियल्स हैं, इनको कैसे टैकल किया जा रहा है। क्योंकि जो पॉलिसी है, ये ड्रोन का जो यूज़ होता है, जो लीथल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ड्रॉप करने के लिए मटेरियल को, उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, स्पेसिफिकली देखा जाए जो काम करती हैं स्लीपर सेल के माध्यम से, उनके या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टैकल करने के लिए भी यहाँ पे ये सारे पॉलिसीज को बनाया गया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टेट्रोडोटॉक्सिन पॉइजनिंग जो केरला में हुई है। तो जो डॉक्टर्स हैं केरला के, उन्होंने रिसेंटली देखा है कि भैया फैटल बहुत ही फूड पॉइजनिंग हुई है होटल्स में। और ये हुई क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सी फूड आया है उसमें क्या मिला है, टेट्रोडोटॉक्सिन, TTX हम समझेंगे। तो TTX जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीट स्टेबल न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है साइंस में। अगर ये कुकिंग में यूज हो रहा है सी फूड में तो इसको किल नहीं करता, किसको, टॉक्सिन को। इस वजह से एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाता है और अभी भी कोई इसका नोन एंटीडोट नहीं है। तो आपसे बोल सकते हैं कि भैया TTX पॉइजनिंग क्या है, तो आप बोलोगे TTS एक न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब जो आपके ब्रेन नर्व्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और इससे क्या होता है, सीवियर पैरालिसिस हो सकता है, और ये फैटल भी हो सकता है विद इन फ्यू आवर्स। तो अगर ये शिप के सैंपल्स में मिला है तो इससे क्या दिखता है, इससे एक काफ़ी बड़ा चैलेंज सामने आता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो स्पेसिफिकली नर्व टिश्यूज को डैमेज करें। दैट इज ऑल। आपको मेन चीज़ क्या पता होना है, TTX क्या है, दैट इज इट, ठीक है। चलो अब बात करें नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो इंडिया जो ग्रीन अमोनिया का ऑक्शन मॉडल है उसको कैसे सक्सेसफुली यूज कर रहा है अपनी क्लीन एनर्जी की कॉस्ट को कम करने के लिए, और जो ट्रांजिशन है वो करने के लिए फॉसिल फ्यूल से दूर हटके अपना ट्रांजिशन करे क्लीन एनर्जी में, और इसको लो करने के लिए कैसे अमोनिया ऑक्शन मॉडल को यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, शब्द ग्रीन अमोनिया ये क्या है, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन विद ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जा रहा है उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। मतलब हाइड्रोजन जब आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उससे कोई भी एमिशन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे एनवायरमेंट में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर बात की जाए जो ट्रेडिशनल अमोनिया है, इसके प्रोडक्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो कोई CO2 को इतना एमिशन नहीं होता, लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान दोगे तो काफी ज्यादा क्रिटिकल है ये,
ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल अमोनिया जो देखोगे वहां पे काफी ज्यादा CO2 का एमिशन होता है, लेकिन ये जो अभी फॉर्म में ग्रीन अमोनिया की बात होगी तो यहाँ पे CO2 का एमिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से काफी क्रिटिकल फ्यूल हो जाता है फर्टिलाइजर में, बहुत बड़ी मात्रा में आप ध्यान दोगे तो मीथेन या फिर अमोनिया का यूज भी होता है। तो इस वजह से डीकार्बोनाइज करने में मैरीन इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से अच्छे फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन फ्यूल रहेगा, अगर इसका इस्तेमाल अच्छे से होगा तो ओवरऑल काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे सक्सेसफुल ऑक्शन इंडिया में रीच किया है और इसके जो प्राइजेस हैं ये 40 to 50% लोअर हैं देन ग्लोबल एवरेजेस। अब ये चीज क्या शो करती है, ये शो करती है कि जो ग्लोबल लेवल पे कॉस्टिंग है उससे 40 से 50% कम में हम लोग अपना ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल करके। यहीं पे एक प्रोग्राम आता है साइट प्रोग्राम, जो इस पूरी समरी में बात की गई। इसका मतलब क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये कोर पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ये जो प्रोग्राम है ये फिक्स प्राइस सब्सिडी प्रोवाइड करता है ताकि डेवलपर्स को सपोर्ट मिल सके, और एग्रीगेटेड प्रोक्योरमेंट भी करता है ताकि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट किया जा सके और कॉस्ट को लोअर किया जा सके। यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये ऑक्शन को मैनेज करता है अंडर दिस प्रोग्राम। तो आपको पता करना चाहिए साइट प्रोग्राम को कौन मैनेज कर रहा है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, ये बात कर रहा है HPV वैक्सीन फॉर गर्ल्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है मेन चीज समझिए। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशन वाइड कैंपेन फ्री HPV वैक्सीन। तो ये एक वायरस होता है जो 80% ऑफ सर्विकल कैंसर केसेस इंडिया में कॉज हो रहे हैं। तो सर्विकल कैंसर क्या होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है इंडियन वुमेन में, और इंडिया में 80,000 न्यू केसेस, 42,000 एनुअल डेथ इस डिसीज से रिपोर्ट हो रही है। इस वजह से अब जो वैक्सीन है HPV वैक्सीन, ये इसको टैकल करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और शब्द आता है गार्डेसिल। ये क्या होता है, ये बेसिकली क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन होती है जो चार, क्वाड्री मतलब क्या होता है, चार की फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, अब ये चार टाइप के HPV वायरसेस को ये टैकल करने में मददगार साबित होती है, प्रोटेक्ट करती हैं। ग्लोबल और इंडियन एविडेंस की बात की जाए तो सिंगल डोज जो है ये ड्यूरेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी एफिकेसी देखी जाए 93 to 100% प्रिवेंट कर रहा है सर्विकल कैंसर को। मोर देन 500 डोसेस वैक्सीन के एडमिनिस्टर ग्लोबली किए जा चुके हैं सिंस 2006। तो आपको पता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए HPV क्या है, ये वैक्सीनेशन जो स्टार्ट किया गया है इंडिया में क्यों किया गया है, किसके रिगार्ड में ये वायरस होता है, मतलब सर्विकल कैंसर के रिगार्ड में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही पता होना है। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो मैं अगर आपको पूरा आर्टिकल समझाऊंगा तो एक लौता आर्टिकल आपका करीब 10 से 15 मिनट लेगा, लेकिन मैं हार्डली 2 से 3 मिनट में पूरा आर्टिकल समझा दे रहा हूं, उतना जितने की जरूरत है आपको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, ग्राउंड लेवल एंगेजमेंट होना चाहिए। अगर कभी भी आप ये एनिमल वाइल्ड लाइफ या एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है साउथ इंडिया में, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को ऑलरेडी मतलब पता है क्या है। अगर आप देखो केरला तमिलनाडु जैसे रीजन में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी अलार्मिंग कहा गया है, क्योंकि एलिफेंट जो है विलेजेस में एंटर कर रहे हैं जिससे क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमंस की डेथ भी हो रही है। तो अब ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कहा है कि भैया आप जो है, हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली से बैठ के हम साउथ इंडिया का सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपको साउथ इंडिया के अंदर सोल्यूशन चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के लोकल पीपल के साथ इंटरेक्ट करिए, उनकी भाषाओं को बोलिए, उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को समझिए, कारण क्या है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसमें क्या होगा, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको एड्रेस करिए। और कोर्ट ने इस चीज को कहा है कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करिए अगर इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना है तो। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट देखा जाए तो क्या है, ये शिफ्ट करता है कि अगर बेटर कोऑपरेशन होगा तो उससे हम क्या कर पाएंगे, एक कंपैशनेट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। इस शब्द को ध्यान रखिए, कंपैशनेट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अब ये क्यों है, जब बेटर कोऑपरेशन होगा लोकल विलेजेस के साथ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, डेटा एक्ट वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन। तो लीगल एक्सपर्ट्स ने, एक्टिविस्ट ने कहा है, चैलेंज कर रहे हैं कि जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ये RTI को वीकन कर सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट है DPDP ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क जो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये चीज़ डिक्लेयर की गई थी कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब आप एक चीज को समझिए, यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एज अ डेटा प्रिंसिपल तरीके से बोला जाता है, और जो इन डेटा को हैंडल करते हैं उन्हें आप लोग कहोगे डेटा
फाइड्यूशरीज। अब ये सारी चीज़ें क्यों आ रही न्यूज़ में? क्योंकि जो एक्ट है ये चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। कहा गया भैया ऐसा हो रहा है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या जब इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो डीपीडीपी ने ये चीज़ रख दी है कि अगर ये जो आपके डेटा फिड्यूशरीज है या फिर जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनका डेटा अगर नहीं देना है तो सिंपली बोल देना है पर्सनल डेटा है। तो ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अनऑथराइज यूज या लीक होना जो आपका डिजिटल पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक एक रिस्क पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ को मेक श्योर करना कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें, इसकी सेफगार्ड रहे, तभी ये पहुंचा, ये चैलेंज आ रखा है डेटा एक्ट वर्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन का। अब इसके अंदर एक सेक्शन 8(1)(g है, ये स्पेसिफिक क्लॉज है आरटीआई एक्ट में जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को या पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिगार्ड में बात करता है। ओरिजिनली देखा जाए तो पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती थी अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें है, लेकिन डीपीडीपी एक्ट जब अमेंड किया गया तो उसके अंदर डाला गया ब्लैंकेट एग्जम्पशन, और वही सेम चीज बात हो रही है। अब जनरली क्या हो रहा है, पब्लिक अथॉरिटीज अब रिजेक्ट कर दे रही हैं कि अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट है, पब्लिक स्पेंडिंग रिकॉर्ड चाहिए, कहते हैं भैया तो पर्सनल रिकॉर्ड है, हम तो दे नहीं सकते इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में काफ़ी बड़ा एक टेंशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडियन फर्म जैसे सर्वम एआई, वो बिल्ड कर रहे हैं सॉवरिन एलएलएम मॉडल जो कि स्पेसिफिकली इंडियन लैंग्वेजेस को कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म में बना सकता है। इंडियन लैंग्वेजेस को एक कॉस्ट इफेक्टिव आर्किटेक्चर जब बनेगा उसका, तब वो हर एक के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब एलएलएम आपको ऑलरेडी पता है फाउंडेशन है एआई सिस्टम का, चाहे चैट जीपीटी की बात करो, जेमिनाई की बात करो, मैसिव मैसिव क्लस्टर ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे इसको ट्रेन किया जाता है। सिंगल मॉडल मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनाया जाता है इस चीज़ को। ठीक है, और इसमें कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है अगर देखा जाए। फिर अगर ध्यान दोगे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ब्रेक थ्रू आर्किटेक्चर्स होते हैं जो एआई मॉडल को चीपर और फास्टर बनाते हैं चलाने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग ऑल पैरामीटर्स फॉर एवरी रिक्वेस्ट, ये सिर्फ स्पेसिफिक फ्रैक्शंस को यूज करते हैं जिसमें आप लोग बॉट्स देखते हो। इससे क्या होगा, लोअर लेवल की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इस्तेमाल होगा, और जब वो इस्तेमाल होगा तो जो इंडियन फर्म्स बनाना चाह रहे हैं पावरफुल मॉडल्स विद लिमिटेड कैपिटल, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो ये किस लिए, इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो अगर ये चीज़ होगी तो भारत की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म में बनाया जा सके बाय यूजिंग एलएलएम, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ओवरऑल 10 चीज़ों के लिए नहीं काम करवाना है। ठीक है, एलएलएम को ट्रेन नहीं करना, यहाँ पे सिंपल करना है कि एक चीज़ दैट इज इंडियन लैंग्वेज। अगर वो अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप थोड़ा सही से हो पाएंगी, जो उनके ऊपर प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो पाएगा, और ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव भी कही है, क्योंकि जो सर्वा में आई है 35 बिलियन पैरामीटर मॉडल्स पे ट्रेन किया गया है फ्रॉम स्क्रैच ऑन इंडियन सॉइल्स। तो ये चीज़ अपने आप में सोचिए, इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेन किया गया है ये, तो इससे वजह से क्या होगा, इसका अपने आप में काफ़ी एडवांटेजेस दिखेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन के ऊपर। कई बार इस चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूं, कार्बन कैप्चर क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इंडिया प्रायोरिटाइज कर रहा है कि जो अपना सीसीयू टेक है उसको डीकार्बनाइज किया जा सके। अब डीकार्बनाइज होगा तो ये कैसे होगा, डीकार्बनाइज जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनको पूरी तरीके से डीकार्बनाइज किया जाए और जो इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं उनको मीट किया जाए। तो अब कार्बन कैप्चर मतलब क्या होता है, जो कार्बन एटमॉस्फेयर में दिख रही है आपको उन सबको कैप्चर कर लेना और कैप्चर करके कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना। तो जो सीसीयू कैप्चर करता है CO2, ये कहाँ से करता है, ये इंडस्ट्रियल सोर्सेज से करता है, जैसे पावर प्लांट और स्टील। और आपने कहीं सुना होगा इस चीज़ के बारे में, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपने किस चीज़ को सुना है, वहाँ पे किस चीज़ की बात हो, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की बात होगी। वो क्या करते हैं, जो कोल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो कोल से निकलती है जितनी भी गैसेज निकलती हैं, स्पेसिफिकली सल्फर, उन सब को क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे जिससे CO2 का एमिशन ना हो। और केवल CO2 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है बाकी जो आपकी बहुत ही ज्यादा लीथल गैसेस होती हैं वो एनवायरमेंट सराउंडिंग में ना जाएं। तो इस वजह से ये जो आपका कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन है काफी ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे सीमेंट देख लो, केमिकल देख लो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को उतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है। तो इस वजह से ये जो टेक है ये सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को भी क्रिएट करता है।
अब मैं आपको अभी बताऊं, ये 2025 में ही सवाल पूछा गया है, सर्कुलर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक एक्स प्रोडक्ट यूज किया है तो यूज करने के बाद जो उसका वेस्ट होगा वाई, उसी वाई को आप किसी दूसरे जेड प्रोडक्ट में यूज कर लो। मतलब सर्कल बना दो साइकिल की तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट करके सब कुछ आप फेंक दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नेट जीरो टारगेट मतलब क्या है, इंडिया ने कमिट किया है कि हम नेट जीरो एमिशन अचीव करेंगे बाय 2070। दिस मीन्स कि जो हमारा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है उसको हम बैलेंस करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे। और अगर ये टारगेट अचीव करना है तो हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन की तरफ। आज जो सीसीयू है ये प्राइमरी पिलर है उसका। अगर हमें इस गोल को अचीव करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव करना है, तो उसके लिए काफी बड़ा प्राइमरी पिलर कहा जाता है जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यूएसए ने अलाउ किया है इंडिया को कि बाय कर ले रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। आपको पता है कि ये चीज पार्लियामेंट में भी, ऑपोजिशन ने भी काफी ज्यादा हिट कर रखी है। लेकिन हम यहाँ पे मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस अपने आप में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने ब्लॉक किया। अब अगर आप ध्यान दोगे, ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान। अब यहां से क्या हो रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एक रास्ता जो दो वाटर बॉडीज के बीच का है। अब ये रहा ईरान, तो ईरान ने कहा भैया अगर हमारे सामने से कोई भी गुजरेगा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे उसको। लेकिन स्पेसिफिकली कहा है कि अगर यूएसए और इजराइल से कनेक्टेड कुछ होगा तब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, शिपिंग की कॉस्ट बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं शिपिंग की, मर्चेंट्स को देती हैं, वो लोग प्रीमियम बहुत हाई चार्ज कर रही हैं। अब इतने हाई प्रीमियम पे शिपिंग कर ही नहीं पा रहे लोग, कह रहे हैं भैया अब हमें पास अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की शिपिंग जो हो रही है उसके अंदर मटेरियल है, उसको कहां सेफगार्ड मिलेगा? अगर कुछ दिक्कत होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? हम तो लुट जाएंगे। क्योंकि एक साल में जो कॉस्टिंग आती है वो कॉस्टिंग आ रही है 1 से 2 हफ्ते की ट्रिप में। तो ये सारी चीजें क्या चैलेंजेस क्रिएट हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का अगर आप ध्यान दोगे तो 55% ऑफ ऑयल इंपोर्ट जो है हम लोग अभी भी कर रहे हैं, इसी से पास थ्रू हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो आप लोग सोच के देखिएगा कि इस चीज को अगर यहां पे ये 10 दिन भी अगर ब्लॉकेट चलेगा तो इंडिया की सिचुएशन क्या हो सकती है। इंडिया के पास मात्र 25 to 30 डेज का एक स्टॉक है, फिर एक बफर स्टॉक है जो आगे आने वाले में 25 to 30 डेज तक है। अगर ये चीज खत्म होती है तो आप अपने दिमाग में लगाइए कि किस तरीके से ये ग्लोबल प्राइसेस को, स्पेसिफिकली इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस क्या जाएंगे, इंडिया में एलपीजी की प्राइसिंग क्या जाएगी। ऑलरेडी जो ऑयल कॉर्पोरेशन ने बोल दिया है कि भैया आप अपने सिलेंडर को कम यूज करिए। अगर देखोगे घरों में आप जा करके आपके पास जो कार्ड होगा जिससे आप गैस को लेते हो, आप देखिए वहां पे अब एक लिमिट आ चुकी है। वो कह रहे हैं भैया आप 31 डेज या एटलीस्ट आपको 20 to 21 डेज बाद ही मिलेगा अगर गैस सिलेंडर चाहिए। अब सरकार क्यों कर रही है सारी चीजें? सरकार शो नहीं कर रही है कि लोगों के बीच में अफना तफनी हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। धीरे 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 लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही कि भैया आप लोग ना एलपीजी को थोड़ा इत्मीनान से यूज करिए, क्योंकि हमारी जो 60% एलपीजी है वो इंपोर्ट हो रही है। अब इंपोर्ट हो रही है, अगर कोई भी ब्लॉकेट होगा तो अगर उस पर इंपैक्ट पड़ेगा तो वो चीज ओवरऑल बाकी सारे सेक्टर्स में भी इंपैक्ट करेगी। फर्टिलाइजर सेक्टर है, अभी ऑलरेडी आप ध्यान दोगे तो सीजन है नहीं फर्टिलाइजर का, लेकिन सरकार को पता है कि आने वाले सीजन में अगर हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन्वर्सली इंपैक्ट हो जाएगी। इस वजह से इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है दूसरे डायमेंशंस, दूसरी कंट्रीज को जहां से ये सारी चीजों को एक्वायर कर सके। और इसीलिए यूएसए ने कहा है कि भैया आप लोग जो है रशियन ऑयल बॉयल कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यूएसए को ही पता है कि यहाँ पे क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, अगर वो इंडिया से ही भिड़ेंगे तो दिक्कत और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मेन चीज यही पता होना चाहिए। जो मेन पॉइंट आ रहा है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। ये क्या है? ये एक पॉलिसी है जिसमें इंडिपेंडेंट फॉरेन डिसीजन बनाने के लिए, एक अपनी खुद की बात रखने के लिए एक हक होता है, ठीक है। यहां पे किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस को ना कंसिडर करना, इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। अपने खुद के देश के नेशनल इंटरेस्ट को वरीयता देना विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है कि अब वो बैन लगा देंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे अंडर 16 कर्नाटका में और अंडर 13 आंध्र प्रदेश में, ताकि उन्हें डार्कर साइड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड से प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर सोशल मीडिया का बैन हुआ, ये मेन चीज क्या है, एडवर्स इफेक्ट जो होता है एक्सेसिव फोन का यूज करने से यंग माइंड पे, उसको रिड्यूस करना। अब ये जो इनिशिएटिव है फॉलो कर रहा है मॉडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहां पे सिमिलर लॉ पास किया गया है कि 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको अब डिजिटल या फिर उनको मोबाइल फोन ऐसे नहीं दिया जाएगा कि भाई साहब आप आओ इस्तेमाल करो अपने खुद के उस पे, कंप्लीट बैन
बैन कर दिया गया है। क्योंकि सच लॉ में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है उनको फोर्स किया गया है कि आप रेस्ट्रिक्ट करो एक्सेस को, नहीं तो मैसिव पेनल्टीज आपके ऊपर लगेंगी। और ये चीज किस में है, विद इन नेक्स्ट 90 डेज इंप्लीमेंट करने के लिए आंध्र प्रदेश ने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं। अगर आप ध्यान दोगे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कॉलेजेस में इलेक्शन होते हैं वो 40 ईयर्स बाद हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये डेकेड से बैन हो रखा था, लेकिन अगर इसी में कुछ पॉइंट्स आप देखोगे तो इसका क्या कनेक्शन है इसके साथ, ये जो पॉइंट आ रहा है। क्योंकि अगर इलेक्शन होगा तो क्या मोबाइल फोन का यूज होगा, नहीं होगा, बच्चे हैं तो उनका किस तरीके से होगा, तो आप इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर यहां पे स्टूडेंट यूनियन जो है, अगर वो बोलेंगे भैया ये जो बैन है ये सही नहीं है, बच्चों के पास मोबाइल फोन होने चाहिए, तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली एक टसल है बिटवीन किस में, जो आपका मोबाइल फोन के ऊपर बैन लगाया गया है एक स्टेट के द्वारा, और जो दूसरे लोग इस चीज को कह रहे हैं गलत, क्योंकि वहां पे उनका कहना है कि बच्चों के पास की फ्रीडम रिड्यूस हो जाएगी। उनका कहना है कि बच्चों के पास जो एक अपने खुद का एक्सप्रेशन का तरीका होता है वो कम हो जाएगा। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ब्लैंकेट ब्लैन जो आप देख रहे हो बैन लगाना, ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा जरूरी किस माध्यम से है, किस लिए है, आप एक बार उसको समझेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि 15 से 16 साल के बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि मोबाइल फोन को कैसे यूज करना है। तो इस वजह से इसका अगर आप प्रो देखोगे तो वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जो इसके कॉन्स हैं। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है 15-16 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनको किताबों से वो सारी चीजें ना मिल सकें, या फिर ऐसा भी नहीं है जो लोग कुछ क्लेम करते हैं कि बच्चे पीछे रह जाएंगे एआई से। तो वो सारी चीजें एक सर्टेन मीडियम से हो तो ज्यादा अच्छी होंगी कंपेयर टू डायरेक्टली बच्चों को एक्सेस दे देना पूरे डार्कर साइड जो डिजिटल वर्ल्ड की है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यहाँ पे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडियन सिटीज का जो स्टडी किया गया है, तो सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी और क्लीन एयर ने रिवील किया है कि 238 इंडियन सिटीज में से 204 जो हैं वो फेल कर चुकी हैं नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करने में। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है ये बेसिकली टाइनी फाइनी इनहेल्ड पार्टिकल्स होते हैं जो आपके ब्लड के नेचुरल फिल्टर्स को भी पास थ्रू कर जाते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि ये लंग्स पे ब्लड स्ट्रीम को भी एंटर कर सकते हैं। और जब आप सोच के देखो एक ऐसा मैटर, एक ऐसा पर्टिकुलेट मैटर जिसका 2.5 है, आप सोच के देखो 2.5 का मतलब क्या है, मतलब आपके खून तक में जा सकता है वो पोल्यूटेड मैटर। और जब वो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे जेनेटिक वेरिएशन होने के चांसेस हो जाएंगे, और जब वो होगा तो उससे ओवरऑल आपकी हेल्थ पे कैंसर के भी कॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली बात की जाए दिल्ली या कोलकाता जैसे में तो सेफ्टी लिमिट के तो बहुत बियॉन्ड जा चुके हैं, और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है दीज पार्टिकल्स का, ये चीफ पॉल्यूटेंट भी कहे जाते हैं अर्बन इंडियन एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे एक बॉडी है, इसका नाम क्या है, क्रिया, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ये फिनलैंड बेस्ड इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप है जो ग्लोबल एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। ग्रुप ने एनालाइज किया डेटा कहाँ से, इंडिया का सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब आपको मैं यूपीएससी का सवाल बता रहा हूं, सीपीसीबी के ऊपर सवाल पूछा गया है। एक दूसरा सवाल पूछा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। ये दो क्वेश्चन है, आप जरूर इस वीडियो के बाद इसको सर्च करिएगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। अब ये जो इन्होंने डेटा यूटिलाइज किया कहां से किया है, जो एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं उनके डेटा का ऑब्जर्व करके क्रिया ने ये पूरा एक डिस्क्लोजर किया है कि इंडिया में 204 सिटीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, सेंटर ने इन्वोक किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया आर्टिकल, अभी जो आपको मैं समझा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। ठीक है, अब ये क्या है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि जो प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है एसेंशियल गुड का उसको कंट्रोल कर सके। अब अगर इसको इन्वोक किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो एनर्जी सेक्टर में बॉटलनेक है, जो उसमें दिक्कतें हैं, उनको धीरे धीरे गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है। गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार कर रही है कि भाई थोड़ी बहुत दिक्कतें अब स्टार्ट हो रही हैं, और ये थोड़ी बहुत नहीं है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि पब्लिक में अगर ये चीज आएगी तो अपने आप में पब्लिक बहुत ज्यादा पैनिक मोड में चली जाएगी। ऑपोजिशन ऑलरेडी पीछे पड़ा हुआ है इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ने स्लोली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अपने आप ही एक इनिशिएट कर दिया, इन्वोक कर दिया है। अब ये क्यों किया गया है, ताकि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनसे कहा गया है भैया आप लोग अपने प्रोडक्शन ऑफ जो एलपीजी है उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन पे लेके चले जाओ। मतलब गवर्नमेंट खुद कह रही है जो एलपीजी प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्शन कंपनीज है उनसे कहा जा रहा है कि भैया आप लोग ना अपना प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे अचीव करो।
अपने रॉ मटेरियल को पेट्रोकेमिकल सेक्टर मत भेजो। अरे भैया, अगर खाना ही नहीं होगा, या आप ये समझो कि अगर गैस ही नहीं हो खाना बनाने के लिए, तो क्या करोगे पेट्रोकेमिकल सेक्टर का, क्या करोगे आप प्लास्टिक का, क्या करोगे उन सब चीज़ों का? क्योंकि मेन क्या है, बेसिक नीड, एसेंशियल नीड का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो फंडामेंटल लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कामगर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पे सरकार ने किया, दैट मीन्स सरकार को पता है कि इंडिया में सबसे मेन चीज़ क्या है, डोमेस्टिक कुकिंग गैस। अगर ये नहीं होगी तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक किया हुआ है। एलपीजी का ऑलरेडी मतलब आपको पता है, ये कुकिंग फ्यूल होता है जो प्राइमरीली प्रोपेन और ब्यूटेन का कंबशन होने से होता है। इंडिया हैविली डिपेंड करता है, 60% इंडिया का एलपीजी पर्शियन गल्फ से आ रहा है। आप सोच के देखिए, उसी एरिया से जहां पे ईरान की क्राइसिस चल रही है। अगर डोमेस्टिक रिफाइनिंग की बात की जाए तो केवल 40% इंडिया की टोटल एलपीजी रिक्वायरमेंट हम डोमेस्टिक लेवल पे भर पा रहे हैं, 60% अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए उस सिनेरियो को, 60% अगर इन्वर्सली इंपैक्ट हो जाए तो इंडिया में क्या होगा। क्योंकि जो करंट शॉर्टेज है, डोमेस्टिक कंज्यूमर से कहा गया भैया आप केवल 21 दिन में बुकिंग कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप हर दिन आकर के 2 बुकिंग 3 बुकिंग कर दोगे। अगर आप अभी देखोगे अपने जो बुक होती है सिलेंडर वाली, वहां पे केवल 21 दिन पे एक सिलेंडर मिलेगा आपको, और वो भी अब ओटीपी बेस कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि अब लोग यहाँ पे ला करके एक्सेसिव मात्रा में सिलेंडर अपने पास रख लें, क्योंकि ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं ओवरऑल सिचुएशन को। अगर लोगों के बीच ये अफरा तफनी हुई तो क्या पता एक एक घर के अंदर लोग तुरंत ब्लैक मार्केटिंग चालू कर दें, 10-10 20-20 सिलेंडर रखना स्टार्ट कर दें, तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये पूरी डोमेस्टिक सिचुएशन को ही बेकार कर देगा इंडिया में जो चल रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया ने ऑफिशियली डिसमिस कर दी है रिपोर्ट कि भाई जो यूएस ने टारगेट किया था ईरानियन वॉरशिप को, कहां पे किया था? श्रीलंका के ऑफ कोस्ट में किया था। उन्होंने कहा था कि भैया हमने कोई भी मदद नहीं की है यूएसए की। पहली बात तो ऐसा है, ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि ये जो व्हीकल आया था या फिर ये जो आपकी शिप आई हुई थी ईरान की वॉरशिप, ये इंडिया को एक्सरसाइज के बाद लौट रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा क्या इंडिया ने कोई इंटेल तो नहीं दिया था यूएसए को? तो उसी चीज को इंडिया ने एब्सोल्युटली डिनाई कर दिया है। अब जब डिनाई किया हुआ है तो इसी में ये भी चीज देखी जाती है, क्या यूएसए की मदद करने के लिए इंडिया ने कोई स्टेप्स लिए? तो उसका आंसर है नहीं। क्या यूएसए ने कुछ मांगा था? यस, यूएसए ने खुद कहा कि भैया आप हमको ये सारी चीजें बताइए, लेकिन इंडिया ने एब्सोल्युटली डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में जो सर्टेन अंडरस्टैंडिंग है वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिमोआ क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में साइन किया गया था, जो अलाउ करता है इंडियन और यूएस मिलिट्रीज को शेयर करने के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी मिलिट्री शिप है, उसकी रीफ्यूलिंग, सप्लाईज, रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा हर एक इंसान को या हर एक कंट्री को। हर एक केस बाय केस हर एक चीज़ को स्ट्रिक्टली हैंडल किया जाता है। तो अगर यूएसए की नेवी ने या फिर यूएस की सबमरीन्स ने जो ईरान की वॉरशिप थी या ईरान की जो शिप थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से सबमर्ज किया है, तो इसमें इंडिया ने इस चीज़ को क्लियरली बोला कि भैया हम लेमाओं के अंडर में ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हर एक केस को इंडिविजुअल तरीके से देखा जाता है और उसके बाद ही हम की चीज को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आती है कॉमकासा। तो अगर यूपीएससी में देखना हो तो लिमोआ और कॉमकासा, इन दोनों को दिमाग में रखिए। कॉमकासा क्या है? कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये 2018 में साइन किया गया था, जो फैसिलिटेट करता है एडवांस्ड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को ट्रांसफरिंग होती है किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। इसमें सिक्योर रियल टाइम डेटा एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू मिलिट्रीज। और इस एग्रीमेंट का मेन उद्देश्य क्या था? ताकि कोऑर्डिनेशन मैरीटाइम सर्विलांस में, ऑपरेशनल सिक्योरिटी में किया जा सके। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, जैसे लिमोआ है, तो कॉमकासा मैंडेट नहीं कर रहा है कि आपको गारंटी टेक ट्रांसफर हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंडिया कैसे अपनी बात को रख रहा है कि हमने इजराइल या फिर जो यूएसए उसकी मदद नहीं की किसी भी तरीके से, टू मेक श्योर कि ईरान बैकफायर ना करे इसमें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू विद फिनिश कंपनी। अब ये किस लिए? ये सैसन डॉक के लिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए सैसन डॉक क्या है। ये हिस्टोरिकल डॉक है जो कि मुंबई में, जिसका मेन पर्पस होता है फिशिंग इंडस्ट्री के रिगार्ड में। सिर्फ इतना ही पता करना, बाकी आप खुद ब खुद पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सैसन डॉक कहाँ पे है? मुंबई में है। किस लिए है? फिशिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में अगर मैं आपको टू द पॉइंट बताऊं तो इंडिया ने $2.6 बिलियन की डील को सिक्योर किया है कनाडा फर्म के साथ, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 टन्स ऑफ यूरेनियम जो है उसकी सप्लाई होगी बिटवीन 27 एंड 35। इससे एनर्जी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी बॉल्स्टर होगी। अब यहाँ पे यूरेनियम स्टॉक की बात की जाए तो इंडिया अपनी डोमेस्टिक रिजर्व्स भी रखता है, इंपोर्टेड स्टॉक पाइल्स भी रखता है, ताकि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फ्यूल किया जा सके। अगर डोमेस्टिक रिजर्व्स की बात की जाए तो ये डिफरेंट माइंस में, जैसे आप देखोगे जटगुड़ा या फिर तुरामदी जो झारखंड में है, या फिर आप अगर ध्यान दोगे तो टुमालेपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे आपके यूरेनियम माइंस हैं। इन सबको एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, ये 3 की 3 जो लिखी हुई हैं। तो डोमेस्टिक रिजर्व्स भी रखते हैं, लेकिन जो इंडिया का यूरेनियम ओर है ये लो ग्रेड है, मतलब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 0.02 या 0.5 कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मोर एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, 10 to 100 टाइम्स रिचर देन डोमेस्टिक इंडियन ओर्स जो होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इंडिया इंपोर्ट के ऊपर हैविली रिलाई करता है। तो इंडिया और कनाडा के बीच में ये यूरेनियम डील हुई है, इसको आप जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो बायलैटरल रिलेशंस है, वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने रिलीज किया है कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट 2026 की, और कहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है 99% ऑफ द डेज 2025 में हुए हैं, इससे वाइड हो रहा है, वाइडनिंग हो जा रही है इकोलॉजिकल बैकलैश की। अब जब एक शब्द आता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्या है, ये इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इंटेंस हीट वेव, कोल्ड वेव, हैवी रेनफॉल्स और वाइड स्प्रेड फ्लडिंग होती है। अब ये सारी इवेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो 365 दिनों में 361 दिन हुए हैं इंडिया में, ठीक है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, मैं आपको मेन चीज बताता हूं। मेन चीज है जो CSE है, इन्होंने जो रिपोर्ट कॉम्प्रहेंसिव दी उसमें क्या कहा है, तो आप डायरेक्टली अपने आंसर में पॉइंट लिख सकते हो। एज पर CSE रिपोर्ट इट हैज रिवील्ड दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैव ऑकर्ड 99% ऑफ द डेज इन 2025, व्हिच इवेंचुअली मींस दैट 361 आउट ऑफ 365 डेज अक्रॉस इंडिया फेस्ड इंटेंस हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, हैवी रेनफॉल्स एंड वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। तो ये आप एग्जैक्टली आंसर में फ्रेम कर सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल वही सेम चीज है, ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर का। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वेस्ट एशिया में जो टेंशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कमर्शियल ट्रैफिक जो है वो नेक्स्ट टू एकदम कोलैप्स आ चुका है, क्योंकि वो एक चोक पॉइंट बन चुका है। अब आपको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, आपको मैंने मैप पे दिखाया था, स्मॉल नैरो वाटरवे है जो कि केवल 33 किलोमीटर ब्रॉड है, और ये नैरोवेस्ट पॉइंट है बिटवीन ईरान, ओमान और UAE। अब ये जो आपका स्ट्रेट सर्व करता है प्राइमरी एक्सपोर्ट रूट किसके लिए, ऑयल गैस, सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंट होता है, और ऑलरेडी मैंने समझा दिया कैसे 60% इंडिया की LPG इंपोर्ट हो रही है वहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये बात करता है पिरामिड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट स्टडी के ऊपर। ये क्या है, तो एक अपने आप की पहली स्टडी जो प्रिडिक्ट करती है कि अगर हम करंट प्रोडक्शन जो कर रहे हैं प्लास्टिक का, अगर ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्लास्टिक है ये कितना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसी में कहा जा रहा है 12,000 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा लैंडफिल्स में बाय 2050। आप सोच रहे हैं इस चीज का मतलब क्या होगा, इस चीज का मतलब ये है कि जितना प्लास्टिक आप एक्यूमुलेट कर रहे हो बाय 2050, यही प्लास्टिक वेस्ट जो होगा ये 2000 टाइम ज्यादा मास में होगा जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। आप मतलब जो आप पिरामिड देख रहे हो उससे 2000 गुना ज्यादा बड़ा आपका प्लास्टिक वेस्ट का पहाड़ बनेगा। तो आप दिमाग खुद सोचिए कि ये क्या डिमांड कर रहा है। इससे शिफ्ट एक डिमांड होती है कि टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव थर्मल ट्रीटमेंट किया जाए, प्लास्टिक को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर फॉर्म में डिस्कार्ड किया जाए, जिससे जो प्लास्टिक का रिडक्शन किया जा सके, प्लास्टिक कंजम्पशन को रिड्यूस किया जा सके। अब यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है एंथ्रोपोसीन इपॉक। ये क्या है, ये एक ऐसा जियोलॉजिकल इपॉक है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को प्राइमरी ड्राइवर कहा गया है, जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक को कंसीडर किया गया वन ऑफ द डिफाइनिंग एंड मोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल मटेरियल ऑफ दिस एरा। तो इस वजह से एंथ्रोपोसीन मतलब समझ में आया, अगर आपके सामने विजिबल समझ लेना ये क्या है, ये मैन मेड तरीका है जिसकी वजह से अर्थ का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।